अध्याय 477, 3 के मुकाबले 1। आसमान पर हावी होने वाला असीमित श्लेष। कुल्हाड़ी रोशनी नकुल शॉ के बगल से चमकी। टिल्ड नीले बालों वाला युवक बिजली के एक चाप के साथ दूसरी तरफ से प्रकट हुआ। स्कारलेट मून उप विभाजन नेता की ताकत कनिका के स्तर तक पहुंच गई है। नकुल शॉ के चारों ओर हवा और बिजली की लहर का रंग फीका पड़ गया। हालांकि अभी अभी हुए हमले ने नकुल शॉ को सीधे नहीं मारा, इसका बस एक अंश भी चरम सच्चे रहस्यमय रैंक वालों को मारने के लिए पर्याप्त था। चरम सच्चे प्रभु रैंक पर अन्य खेती करने वाले उप विभाजन नेता बातिये जैसे शक्ति में विशेषज्ञता रखने वालों से टकराने के लिए तैयार नहीं थे। बेशक नकुल शॉ पवन बिजली पत्थर की गोलियां को समझ रहा था और उसका आक्रमण भी काफी मजबूत था। टिल्ड नकुल शॉ का आंकड़ा एक धुंधली रोशनी के साथ चमका और गायब हो गया। उसकी गति ने सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को असहाय कर दिया। अगले ही पल हवा और बिजली की गूंज उप विभाजन नेता बातिये के सिर के पीछे से सुनाई दी। पवन बिजली चटकने वाला वार। पवन बिजली चटकने वाला वार। एक धुंधली नीले बालों वाली आकृति ने 7 या 8 गज लंबी हवा और बिजली का एक विशाल ब्लेड बुलाया जो जोर से चटक गया। श्वा शू टिल्ड जब ब्लेड हवा से कट गया तो गरज गूंज उठी और चिंगारियां हर जगह उड़ गईं। उप विभाजन नेता बातिये का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसकी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी एक दीवार में बदल गई जिसने नकुल शॉ के हमले को रोक दिया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। जिस क्षेत्र में वे दोनों थे वह तुरंत धूल, रेत और हवा से ढक गया। जल्दी से पीछे हटो। दानवी धर्म के पास के सदस्य भागने लगे क्योंकि उनमें से कई टकराव से मारे गए। धूल जमने के बाद टिल्ड बिजली और हवा का चाप एक बार फिर आकाश में उड़ गया। नकुल शॉ के हाथ में एक और ब्लेड बना और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दूसरी ओर उप विभाजन नेता बातिये उखड़ गया था। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, उसके कपड़ों पर कुछ झुलसने के निशान थे। आसमान पर हावी होने वाला 10 विनाशक वार। उप विभाजन नेता बातिये ने गर्जा और रोशनी की किरणें भेजीं। किरणों ने एक शी आकार बनाया जो 10 संख्या के लिए चरित्र है। पवन बिजली विस्फोट। नकुल शॉ ने बिल्कुल कोई डर महसूस नहीं किया। उसने अपने हाथ में ब्लेड को संपीड़ित किया और उसे हवा के माध्यम से फेंक दिया, जिससे बिजली की लहरें पैदा हुई जो आधे मील के दायरे में बह गईं। बस कुछ सांसों में दोनों विशेषज्ञ कई बार टकराए थे। उन दोनों ने आक्रमण से आक्रमण किया, उनमें से किसी ने हार नहीं मानी। उप विभाजन नेता बातिये की युद्ध शक्ति अद्वितीय थी और वह अकेले अपनी ताकत से दूसरों को दबा सकता था, लेकिन नकुल शॉ अपनी गति पर भरोसा करता था और एक भूत की तरह था जो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता था। यह अच्छा नहीं लग रहा है। नकुल शॉ पहले ही इस चरण तक बढ़ चुका है कि वह एक उप विभाजन नेता के बराबर है। संरक्षक ब्लड कॉप्स और पुनीत के चेहरों पर सदमा दिखाई दिया। वे नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा से सतर्क और भयभीत थे और अनुमान लगाया था कि नकुल शॉ की विशेषता उसकी आंख थी। उसके अन्य विशेषताएं बहुत मजबूत नहीं होनी चाहिए थीं। हालांकि उनके सामने इस दृश्य ने एक बार फिर नकुल शॉ के बारे में उनके नजरिए को बदल दिया। उप विभाजन नेता बातिये गुस्से से गरजा, लेकिन वह कोई फायदा हासिल करने में असमर्थ था। नकुल शॉ का हमला बिजली की तरह तेज था। कोई उसे देख नहीं सकता था। हालांकि उप विभाजन नेता बातिये के पास अद्वितीय आक्रमण और ताकत थी, नकुल शॉ लड़ाई को नियंत्रित कर रहा था। उसके सभी हमले उप विभाजन नेता बातिये की मामूली खामियों पर लक्षित थे। वह मामूली खामी का भी फायदा उठाता था, जिससे उप विभाजन नेता बातिये को सच्चे आत्मा की क्यूई का अधिक उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उप विभाजन नेता बातिये चिल्लाया। इस लड़ाई में उप विभाजन नेता बातिये अत्यंत निराश था। हालांकि वह अत्यंत मजबूत था, नकुल शॉ उसे नाक से पकड़कर इधर उधर घुमा रहा था। जाओ। संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत ने अब और संकोच नहीं किया और रोशनी की 2 धारियों में बदल गए जो नकुल शॉ की ओर दौड़ पड़ी। हे, यह एक तुम्हें 3 को तब तक पीटेगा जब तक तुम दिल और शरीर दोनों में अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेते। गूंजती बिजली और हवा के बीच एक युवक की हंसी सुनाई दी। अहंकारी कनिष्ठ, मर जा। संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत लड़ाई में प्रवेश कर गए। टिल्ड नकुल शॉ की हवा और बिजली की लहर अचानक चमकी और हर दिशा में हवा और बिजली के अनगिनत छल्ले जारी किए। दोनों संरक्षकों ने करीब आने पर एक शक्तिशाली दबाव और सुन्नता महसूस की। आसमान पर हावी होने वाला असीमित श्लेष। उप विभाजन नेता बातिये की कुल्हाड़ी एक बार फिर चमकी क्योंकि उसने अन्य 2 के साथ मिलकर काम किया। नकुल शॉ धीरे से मुस्कुराया और संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत के साथ वार का आदान प्रदान किया। बैंग। बिजली के विस्फोट के साथ संरक्षक ब्लड कॉप्स को नकुल शॉ ने एक तरफ लात मारी और उसके शरीर से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये हवा और बिजली की मंशा का आभा।
महल प्रभु पुनीत ने भयानक हवा और बिजली के आभा को अपने शरीर को घेरते हुए महसूस किया जब उसकी हथेली नकुल शॉ से टकराई। उसका शरीर दर्जनों गज पीछे धकेल दिया गया और सुन्न महसूस हुआ। बस एक या दो चालों में नकुल शॉ ने दोनों संरक्षकों को घायल कर दिया था। पानी से बर्फ, घातक जाल, चालाक बच्चा। उपविभाजन नेता बातिये की कुल्हाड़ी आगे उड़ी, लेकिन महल प्रभु पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स की चिंता के कारण उसकी शक्ति प्रतिबंधित थी। नकुल शॉ बिना पीछे हटे स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसके बाल शांत हो गए। विंग टिल्ड नकुल शॉ के ऊपर बहते पानी और बिजली की एक परत दिखाई दी। तोड़ो। नकुल शॉ ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई क्योंकि उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति को पानी की एक लहर बुलाने के लिए संचारित किया जो उपविभाजन नेता बातिये की कुल्हाड़ी से सामने से टकराए। उस पल में मूल शांत जैसे झील का युवक एक सुनामी बन गया। बूम टिल्ड कुल्हाड़ी और नकुल शॉ मध्य हवा में आपस में गुंथ गए। ये दो प्रलयकारी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। इस बच्चे की रक्तरेखा शक्ति इतनी मजबूत है। हालांकि उपविभाजन नेता बातिये के वार ने अपनी पूरी ताकत का केवल 80% उपयोग किया, इसे नकुल शॉ ने सामने से रोक दिया था, और उसने हवा और बिजली के क्षरण को आगे धकेलते हुए महसूस किया। जल रक्तरेखा महासागर से उत्पन्न होती है। ये नर्म या कठिन हो सकती है, और यह स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकती है। आइस इंपीरियल भाले से जानकारी नकुल शॉ के दिमाग में उभरी। ये बर्फ से संबंधित था, लेकिन इसमें पानी भी शामिल था क्योंकि दोनों मूल रूप से वैसे भी समान थे। पानी अधिक शक्तिशाली और अथाह था। बर्फ पानी से बनाई गई थी, और बर्फ को वास्तव में समझने के लिए किसी को पहले पानी को समझना होगा। नकुल शॉ वर्तमान में अपनी जल रक्तरेखा युद्ध रणनीतियों को समझ रहा था और उपयोग कर रहा था। हवा में नकुल शॉ और उपविभाजन नेता बातिये एक साथ बंद थे। विशाल कुल्हाड़ी अब और आगे नहीं धकेल सकती थी। नकुल शॉ के दो हाथ महासागर की तरह थे जो सब कुछ अवशोषित कर सकते थे। हालांकि उपविभाजन नेता बातिये बहुत मजबूत था, उसकी ताकत नकुल शॉ की जल रक्तरेखा के कारण धीरे धीरे कम हो रही थी। तुम दोनों जल्दी करो और यहां आओ। उपविभाजन नेता बातिये ने अपनी सच्चे आत्मा की क्यूई संचारित की और गरजा। संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत की आंखें चमक उठीं। इस समय में नकुल शॉ और उपविभाजन नेता बातिये एक गतिरोध में थे। यह एक अच्छा मौका था। मर जा, मारो। संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत नकुल शॉ के बाएं और दाएं की ओर उड़ गए। दो सच्चे प्रभु रैंक का हस्तक्षेप ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। हा, अहंकारी बच्चा, मेरी कुल्हाड़ी के नीचे मरने के लिए तैयार हो जा। उपविभाजन नेता बातिये संतुष्ट होकर हंसा। उसकी मांसपेशियां हंसबम्स की तरह थीं और एक भयानक शक्ति विकिरण कर रही थीं। इसके सामने नकुल शॉ अनंत रूप से छोटा लग रहा था। अगर उसने अपनी जल रक्तरेखा से कुछ युद्ध कौशल को नहीं समझा होता, तो वह ऐसी शक्तिशाली शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होता। ठीक इस पल में दोनों सच्चे प्रभु रैंक नकुल शॉ तक पहुंचे। पानी से बर्फ तक। नकुल शॉ के नीले बाल उड़े क्योंकि एक ठंडी ठंडक फैल गई। नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक बर्फ के रंग में बदल गई और उसकी रक्तरेखा शक्ति हड्डी ठंडी हो गई। ठंडा। उपविभाजन नेता बातिये ने एक अजीब ठंडक महसूस की। उसकी कुल्हाड़ी जमने लगी क्योंकि एक ठंड उसके शरीर में घुस गई। बर्फ से सील किया गया मौत का क्षेत्र। नकुल शॉ चिल्लाया क्योंकि एक विशाल शानदार आकृति, एक ताज पहने हुए और एक विशाल काली तलवार पकड़े हुए, प्रकट हुई और एक सिंहासन पर बैठ गई। हुटिल्ड एक भयानक ठंडी नीली हवा बह गई और कई दर्जन गज के भीतर सब कुछ निगल लिया। महल प्रभु पुनीत, जो सामने था, सुन्न महसूस हुआ और जमने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, वह पानी को बर्फ में बदलने की भयानक रक्तरेखा शक्ति का विरोध नहीं कर सका। नकुल शॉ को केंद्र के रूप में 50 गज के भीतर सब कुछ ठंडी नीली हवा से घिर गया था जबकि बिजली हर जगह उड़ रही थी। ये सामान्य सच्चे प्रभु रैंक वालों को रोके रखने के लिए पर्याप्त था। अच्छा नहीं। संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत दोनों के दिल हिल गए। उनके शरीर ठंडे हो गए और एक ही समय में सुन्न महसूस करने लगे। संरक्षक ब्लड कॉप्स की खेती कम थी और वह जमना शुरू होने से पहले मुश्किल से 1 या 2 सांस तक ही चल पाया। वह पहले से ही एक लाश था और ठंड के पेट्रिफिकेशन के खिलाफ ज्यादा लड़ाई नहीं कर सका। इसके अलावा, यहां तक कि उपविभाजन नेता बातिये, नकुल शॉ के साथ बंद था, जमने लगा। उसके डर और सदमे का भाव स्पष्ट था। समय धीरे धीरे बीत गया। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। नकुल शॉ के कुछ दर्जन गज के भीतर सब कुछ बर्फ में सील कर दिया गया था। इसमें नकुल शॉ खुद भी शामिल था, लेकिन उसके चारों ओर ठंडी रोशनी कभी कभी पानी में बदल जाती थी।
ये बर्फ से सील किया गया मौत का क्षेत्र न केवल आइस इंपीरियल भाले के भीतर की जानकारी से बनाया गया है, इसमें देवी मोनिका की गुप्त रक्तरेखा तकनीक की मदद भी है। नकुल शॉ एक शानदार बर्फ की मूर्ति की तरह था क्योंकि उसने 3 विशेषज्ञों को बर्फ में सील कर दिया था। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में वापस, देवी मोनिका ने इस चाल का उपयोग करने के लिए उसे गले लगाया था और वह नकुल शॉ को सील करने में लगभग सफल हो गई थी। ये दृश्य एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार यह सफल रहा। नकुल शॉ का मुख्य लक्ष्य स्कारलेट मून दानवी धर्म का उपविभाजन नेता था। उसके 2 हाथ कुल्हाड़ी को रोके हुए थे जबकि यह अत्यंत तेज और शक्तिशाली कौशल इतनी करीबी दूरी से सक्रिय हुआ था। उपविभाजन नेता, संरक्षक ब्लड कॉप्स और महल प्रभु पुनीत सभी इस जाल में गिर गए। अध्याय 478 आंख का तोड़ 1। सूर्यास्त हो रहा था और गोधूली की रोशनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली क्रिस्टल नीली बर्फ से परावर्तित हो रही थी। बर्फ में 4 आकृतियां सील थीं। उनमें से कोई भी हिला नहीं। ये स्थिति पूरे 1 घंटे तक चली। 100 टिल्ड 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 टिल्ड। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां अचानक उड़ गईं। बूढ़े सुमन, देखो टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक युवक ने बर्फ की ओर इशारा किया और चिल्लाया। युवक के बगल में नीले रंग की एक सुंदरी थी। उसमें एक सुरुचिपूर्ण और शांत आभा थी। भाई शॉ उस बर्फ में है। नीले रंग की महिला का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जेनेलिया, बहुत करीब मत जाओ। बूढ़े सुमन ने समूह को रोक दिया। सहयोगियों का आगमन। छोटी बर्फ की पहाड़ से एक हड्डी ठंडी ठंडक उत्सर्जित हो रही थी और 1 मील के दायरे में बहने वाली ठंडी हवा के झोंके तेज चाकू की तरह थे। सच्चे आत्मा क्षेत्र के तहत वाले बर्फ के करीब भी नहीं जा सकते थे। केवल ठंड ही उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थी। गुरुजी, भाई शॉ उन लोगों के साथ बर्फ में सील क्यों हैं? और वे कौन हैं? राजकुमारी जेनेलिया ने शांत होने में सफल रही क्योंकि उसने नीले बालों वाले युवक को घूर कर देखा। बूढ़े सुमन ने कुछ देर तक इलाके का निरीक्षण किया और उसका भाव गंभीर हो गया। उसकी आंखों में सदमा भर गया। ड्रैगन किलिंग गठबंधन के सभी सदस्यों ने अपनी सांस रोक ली। वे जानते थे कि बूढ़े सुमन कुछ जानते थे। काफी देर बाद, बूढ़े सुमन ने एक गहरी सांस ली और प्रशंसा और सम्मान से भरा था। उसने बोला, नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगे जहां तुम स्कारलेट मून धर्म के 3 विशेषज्ञों को एक उपविभाजन नेता सहित बर्फ में जमा सकते हो। स्कारलेट मून उपविभाजन नेता, स्कारलेट मून धर्म। सभी ने डर के भाव प्रकट किए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि नकुल शॉ के साथ सील किए गए 3 का ऐसा पृष्ठभूमि होगा। भाई शॉ ने इन तीनों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें सील कर दिया, लेकिन उसने खुद को भी सील कर दिया। राजकुमारी जेनेलिया का चेहरा खुशी और चिंता से भरा था क्योंकि उसने नीले बालों वाले युवक को तीव्रता से घूर कर देखा। स्कारलेट मून उपविभाजन नेता। इस स्तर का एक व्यक्ति केवल मिथकों में प्रकट हुआ। कई 100 साल पहले, स्कारलेट मून धर्म के 12 डिवीजनों और 108 उप डिवीजनों ने पूरे महाद्वीप में झाड़ू लगा दी थी और अपनी सबसे बड़ी महिमा लाई थी। अपने चरम पर, एक उपविभाजन कई मजबूत देशों को आसानी से नष्ट कर सकता था। उनके सामने का दृश्य एक जबरदस्त प्रतिभाशाली और एक स्कारलेट मून उपविभाजन नेता के बीच एक लड़ाई थी। ये सब अविश्वसनीय था। वे उत्साहित होने में मदद नहीं कर सके। सभी पीछे हट जाओ। 10 मील के दायरे में मत आना। बूढ़े सुमन ने आदेश दिया। उसके लिए बर्फ के भीतर जीवन की आभा को महसूस करना मुश्किल नहीं था, खासकर नकुल शॉ को बीच में। राजकुमारी जेनेलिया और कंपनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। वे जानते थे कि स्कारलेट मून दानवी धर्म उपविभाजन नेता के स्तर पर लड़ाई कुछ ऐसा नहीं थी जिसमें वे उपयोगी हो सकें। ऐसा करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति बूढ़ा सुमन था। हालांकि, बूढ़ा सुमन ने गंभीरता से चारों को घूर कर देखा और कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। नकुल शॉ को उन्हें बर्फ में सील करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी और यह मुख्य रूप से सफल रहा है। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ करता हूं। बूढ़े सुमन का भाव गंभीर था। अन्य 3 अभी भी विरोध कर रहे थे। हालांकि स्कारलेट मून उपविभाजन नेता बर्फ में सील था, फिर भी उसके शरीर के भीतर सच्ची शक्ति की मजबूत लहरें थीं। दूसरी ओर, संरक्षक ब्लड कॉप्स बेहोश हो गया लग रहा था, जबकि महल प्रभु पुनीत की रक्तरेखा अभी भी लड़ाई कर रही थी। अगर यह सिर्फ उपविभाजन नेता होता तो मैं पहले ही सफल हो गया होता, लेकिन महल प्रभु पुनीत और संरक्षक ब्लड कॉप्स के साथ मुश्किल दोगुनी हो गई है। खासकर यह पुनीत, नकुल शॉ ने अपने दिल में बुदबुदाया जबकि वह सबके केंद्र में था। महल प्रभु पुनीत की रक्तरेखा अत्यंत मजबूत थी और नकुल शॉ की ठंडी रक्तरेखा का विरोध करने में सक्षम थी। नकुल शॉ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? बूढ़े सुमन ने सच्ची शक्ति के माध्यम से पूछा। तभी नकुल शॉ को एहसास हुआ कि बूढ़ा सुमन और कंपनी आ गए थे।
वह अन्य 3 को सील करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अगर ऐसा है तो बूढ़े सुमन का आगमन नकुल शॉ की योजना को बदल दिया। उसे कुछ चालें संभाल कर रखनी पड़ी। वह अपनी आंख की रक्तरेखा या युआन क्यूई को पूरी तरह से खत्म नहीं होने दे सकता था। हालांकि एक और सच्चे प्रभु रैंक की मदद से वह अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता था। बूढ़े सुमन, तुम पीछे रहो और दूसरों को 100 मील पीछे हटने के लिए कहो। नकुल शॉ की आवाज बूढ़े सुमन के सिर में सुनाई दी। ठीक है। बूढ़े सुमन ने तुरंत ड्रैगन किलिंग गठबंधन वालों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह भी 10 मील तक पीछे हट गया और रास्ते में स्कारलेट मून धर्म के कुछ भागते हुए सदस्यों को मार डाला। पानी से बर्फ, पानी से तलवार। जे नकुल शॉ, देखते हैं कि तुम्हारी रक्तरेखा शक्ति कब तक चल सकती है। मैं 100 साल से सच्चे आत्मा क्षेत्र में हूं और मेरी सच्चे आत्मा का स्रोत तुम्हारे 2 गुना है। अगर ये लड़ाई खींचती है तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। हालांकि उपविभाजन नेता बोल नहीं सकता था, वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के माध्यम से बातचीत कर सकता था। नकुल शॉ का भाव नहीं बदला। सच्चे आत्मा के स्रोत के मामले में दोनों के बीच का अंतर वास्तव में बड़ा था। बर्फ से पानी तक। नकुल शॉ की रक्तरेखा आभा और बाईं आंख अचानक बदल गई। जमने वाली आभा अचानक पिघल गई और शांत पानी में बदल गई। यहां तक कि आसपास की बर्फ भी पिघल रही थी। बर्फ पिघल रही है। उपविभाजन नेता बातिये और महल प्रभु पुनीत के चेहरों पर खुशी चमक गई। जिस चीज ने दोनों को हैरान किया वह ये था कि यह नकुल शॉ ने खुद किया था। पानी के चांद की तलवार। नकुल शॉ ने अपनी शेष रक्तरेखा शक्ति को संचारित किया और पानी से बनी एक तलवार बनाई। जाओ। नकुल शॉ की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने आगे वार किया। पानी की तलवार पिघलती बर्फ के माध्यम से सुचारू रूप से गुजर गई। शू टिल्ड। तलवार ने उपविभाजन नेता को मारा। वो उपविभाजन नेता का शरीर जम गया। जब तलवार ने उसे भेदा तो वह पूरी तरह से बर्फ से टूटने से बस एक पल दूर था। रक्तपिपासु दानवी शरीर। स्कारलेट मून उपविभाजन नेता की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसकी सच्चे आत्मा की क्यूई उबलने लगी। उसमें से एक गहरे रक्त रंग की लौ फूट पड़ी। इसके शीर्ष पर उसकी त्वचा पर एक दानवी टैटू उभरा जो उसके शरीर और आभा को मजबूत करता था। कड़क। एक शक्तिशाली विस्फोट के भीतर स्कारलेट मून उपविभाजन नेता के चारों ओर का पानी और बर्फ टूट गया। पानी से बर्फ तक। नकुल शॉ ने अपनी रक्तरेखा शक्ति का आखिरी हिस्सा संचारित किया ताकि पानी की तलवार, जिसने उपविभाजन नेता के शरीर में छेदा था, बर्फ में बदल जाए। शू टिल्ड। तलवार बर्फ में बदल गई और उपविभाजन नेता के सीने से वार किया। टिल्ड। उपविभाजन नेता गर्जा और एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जिसने उसके शरीर में बर्फ की तलवार को टुकड़ों में तोड़ दिया और पिघल दिया। हालांकि वह पहले से ही बुरी तरह से घायल था और मौत करीब थी। अगर उसके पास लाइफ रिटर्निंग ग्रास या अमृत या कुछ ऐसा नहीं होता तो वह मर जाता, भले ही मूल कोर क्षेत्र में एक संप्रभु उतर आता। क्यू टिल्ड 100। उपविभाजन नेता रोशनी की एक धारी में बदल गया जो आकाश में तेजी से भाग गया। भागो। महल प्रभु पुनीत एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने वाला दूसरा था और स्काई क्लाउड 1 में भाग गया। मुझे बचाओ। संरक्षक ब्लड कॉप्स अभी अभी जागा था और उसका शरीर अभी भी ठंडा था। वह वर्तमान में चल नहीं सकता था और अपनी सच्चे आत्मा की क्यूई को संचारित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हवा और बिजली का ब्लेड। नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और संरक्षक ब्लड कॉप्स को 2 भागों में काट दिया। उसके बाद उसकी आंखों ने भागने वाले 2 पर ताला लगा दिया। उपविभाजन नेता की चोट गंभीर है और वह सबसे अधिक मर जाएगा। महल प्रभु पुनीत के पास अभी भी अपनी पूरी ताकत का 70% है। नकुल शॉ की आंखों से हत्या की मंशा विकसित हुई। इस समय में उपविभाजन नेता और महल प्रभु पुनीत अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। मैं उन दोनों में से किसी को जाने नहीं दे सकता। नकुल शॉ बहुत निर्णायक था। हालांकि स्कारलेट मून धर्म के उपविभाजन नेता के पास अब जीने का कोई मौका नहीं होना चाहिए था, नकुल शॉ ने अभी भी पहले उसका पीछा करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास अभी भी महल प्रभु पुनीत पर भगवान की आंख का निशान था। हवा और बिजली के पंख। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और अपनी सच्चे आत्मा की क्यूई को एक अजीब तरीके से संचारित किया। वेंग टिल्ड। स्वर्ग और पृथ्वी हवा के साथ गरजते हुए और बिजली के साथ गूंजते हुए लगे। नकुल शॉ की पीठ पर रोशनी संघनीकृत होना शुरू हो गई, आखिरकार पंखों की एक जोड़ी बनाई। हवा और बिजली के पंख पवन बिजली सम्राट की प्रसिद्ध गुप्त तकनीक है। मैंने केवल एक छोटा सा हिस्सा समझा है, लेकिन यह मेरी गति को आधे से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हवा और बिजली नकुल शॉ के पीछे चटक गए और हवा में हवा और बिजली युआन क्यूई के साथ गूंजते हुए लगे। वह किस प्रकार की गुप्त तकनीक है?
पंखों की एक जोड़ी बनाने के लिए हवा और बिजली की शक्ति का उपयोग करना। बूढ़े सुमन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। कुछ दूरी पर राजकुमारी जेनेलिया और ड्रैगन किलिंग गठबंधन के अन्य सदस्य सभी पंखों की जोड़ी से आने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। किसी को संदेह नहीं था कि नकुल शॉ की गति और चपलता बहुत बढ़ जाएगी। ये निश्चित रूप से स्कारलेट मून धर्म के लिए एक दुस्वप्न होगा। हालांकि कुछ सांसों के बाद नीले बालों वाला युवक हवा में नहीं हिला। विंग टिल्ड टिल्ड। हवा और बिजली से बने पंखों की जोड़ी फीकी पड़ने लगी। क्या हो रहा है? बूढ़े सुमन, राजकुमारी जेनेलिया और कंपनी हैरान थे। तुम लोग शापित भाग्यशाली हो। नकुल शॉ की हवा और बिजली की शक्ति दूर हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर थकान दिखाई दी। हवा और बिजली के पंखों के रुकने का कारण सिर्फ इतना नहीं था कि उसने पर्याप्त समझ हासिल नहीं की थी, यह उसकी बाईं आंख के कारण भी था। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर 10 गज चौड़ा तालाब हिंसक रूप से लहर करना शुरू कर दिया था। विंग टिल्ड टिल्ड। तालाब के भीतर का पानी ऊंचा और ऊंचा बहना शुरू हो गया और यह रिसना भी शुरू हो गया। पानी फैलता रहा। 10 गज की सीमा को तोड़ना और एक नए स्तर में प्रवेश करना। नकुल शॉ बुदबुदाया और थक कर जमीन पर उतर गया। नकुल शॉ ने तब बूढ़े सुमन और कंपनी को संकेत दिया जब वे पहुंचे। समझ गया। बूढ़े सुमन ने अपना सिर हिलाया और राजकुमारी जेनेलिया जल्दी से नकुल शॉ की मदद करने के लिए आ गई। अन्य सभी अब तक इसकी आदी हो चुके थे। नकुल शॉ मुस्कुराया और राजकुमारी जेनेलिया के कोमल आलिंगन में सो गया। आयरन ड्रैगन गठबंधन ने अपनी गति और नियंत्रण खो दिया है। टूटे हुए चांद कुल में वापस लौटने का समय आ गया है। बूढ़े सुमन ने उन दिशाओं की ओर देखा जहां उपविभाजन नेता और महल प्रभु पुनीत भाग गए थे और पीछे हट गए। उसी समय उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर दीदा तालाब में पानी उमड़ता रहा और एक झील के आकार में फैलना शुरू हो गया। अध्याय 479 आंख का तोड़ 2। कई दिनों बाद बूढ़े सुमन के नेतृत्व में ड्रैगन किलिंग गठबंधन समूह क्लाउड देश और टूटे हुए चांद कुल में वापस आ गया। क्लाउड क्षेत्र में टूटा हुआ चांद कुल अब आयरन ड्रैगन गठबंधन के खिलाफ प्रतिरोध का मुख्य स्थान था। बस कुछ महीनों के कम समय में टूटा हुआ चांद कुल दोगुना विस्तारित हो गया था और 13 कुलों के शीर्ष में था। कुल में वापस लौटने के बाद भी नकुल शॉ अभी भी गहरी नींद में था। राजकुमारी जेनेलिया और कंपनी उसकी देखभाल कर रही थी। दूसरी ओर बूढ़े सुमन ने ड्रैगन किलिंग गठबंधन के सदस्यों को संगठित किया और 13 देशों को शुद्ध करना शुरू कर दिया। सब कुछ योजना के अनुसार चला। आयरन ड्रैगन गठबंधन के अपने नेतृत्व को खो देने के साथ हर कोई ढीली रेत की तरह था जो ड्रैगन किलिंग गठबंधन के सैनिकों के सामने ढह गया। उनमें सपना सीधे आयरन ड्रैगन देश में दौड़ पड़ी। नकुल शॉ के साथ लड़ाई के बाद से उसकी खेती और तलवार में कौशल बढ़ गया था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं था। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि आयरन ड्रैगन गठबंधन के लगभग सभी सबसे मजबूत विशेषज्ञ नकुल शॉ द्वारा मारे गए थे या घायल हो गए थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि आगे आने वाले समय में क्लाउड क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। नकुल शॉ के सोने के एक महीने बाद ड्रैगन किलिंग गठबंधन की सेनाओं ने 2 मजबूत देशों पर हमला किया। स्काई रिच मजबूत देश को ड्रैगन किलिंग गठबंधन द्वारा पहले पुनर्प्राप्त किया गया था। आखिरकार ड्रैगन किलिंग गठबंधन मुख्य रूप से स्काई रिच 7 कुलों से मिलकर बना था और बूढ़ा सुमन भी कुलों के प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। इसलिए स्काई रिच मजबूत देश पर हमला आसानी से पूरा हो गया। दानवी गढ़ स्काई रिच मजबूत देश को वापस लेने के बाद ड्रैगन किलिंग गठबंधन की शोहरत आयरन ड्रैगन गठबंधन से आगे निकल गई। ये केवल एक निश्चित दिन तक जारी रहा, इससे पहले कि ड्रैगन किलिंग गठबंधन के कदम रुक गए। आयरन ड्रैगन मजबूत देश की वीरान भूमि में तेज हवाओं के बीच एक बड़ा अंधेरा महल मौजूद था। हड्डियां पास की जमीन को ढक रही थीं। बूढ़े सुमन, ये महल आयरन ड्रैगन गठबंधन का गढ़ है और इसके अंदर स्कारलेट मून धर्म के बहुत से लोग हैं। हमने कई बार हमला किया है और भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई सच्चे रहस्यमय रैंक की आकृतियां निराश भावों के साथ रेत में खड़ी थीं। बूढ़ा सुमन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे थे क्योंकि उसने इस महल का सर्वेक्षण किया था। पूरा महल एक रेगिस्तानी तूफान और एक अजीब काले कोहरे से घिरा हुआ था, जिसने बाहर वालों को भीतर देखने से रोक दिया। कोई भी जिसकी खेती सच्चे आत्मा क्षेत्र से कम थी, उसका शरीर सफेद हड्डियों का ढेर बन जाएगा यदि वे इस काले कोहरे को छूते भी। महल के चारों ओर बिखरी हुई हड्डियों से कोई बता सकता है कि यह कोहरा कितना भयानक था। आधा दिन बाद हुटिल्ड महल के सामने हवाएं गरज उठीं। 1 या 2 हजार विशेषज्ञ आगे नहीं बढ़ सके। बूढ़े सुमन को रिपोर्ट करते हुए 50 से 60 लोग पहले ही काले कोहरे से मर चुके हैं।
एक सच्चे रहस्यमय रैंक और 4 सच्चे मानव रैंक 1 घंटे पहले महल की जांच के लिए प्रवेश कर चुके थे, लेकिन हम उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। ड्रैगन किलिंग गठबंधन को खबर पर खबर वापस दी गई। बूढ़ा सुमन शांत था क्योंकि उसने इस महल का निरीक्षण किया। हर बार जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग किया, तो उसे एक ठंडक और असुविधा महसूस हुई। एक निश्चित क्षण तक टिल्ड 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 काले रंग का एक ठंडा युवक आकाश के माध्यम से उड़ गया। आर्य, तुम ठीक समय पर आए हो। क्या तुम इस अजीब महल के बारे में जानते हो? बूढ़े सुमन और कंपनी काले रंग के युवक की ओर मुड़ गए। आर्य नकुल शॉ का सेवक था और ड्रैगन किलिंग गठबंधन से आदेश नहीं लेता था, लेकिन बूढ़े सुमन ने उससे मदद मांगी थी। ये महल स्कारलेट मून धर्म द्वारा बहुत समय पहले पीछे छोड़ दिया गया था और यह अत्यंत रहस्यमय है। महल को घेरने वाली सरनी को स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना कहा जाता है। आर्य ने समझाया। स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना। उच्च पद वालों के दिल शांत हो गए, बस ये नाम सुनकर। हड्डियों का ढेर साबित हुआ कि स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना अपने नाम के अनुरूप था। स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना काफी परेशानी भरा है। मैंने इसके बारे में पहले सुना है। ये स्कारलेट मून धर्म से आता है और ओवरनिंग की युद्ध रणनीति को अनदेखा कर सकता है। समूह से एक सच्चे रहस्यमय रैंक के बुजुर्ग ने आह भरी। हे, ये सरनी न केवल बहुत से लोगों के हमला करने से डरती नहीं है, यह मांस और खून को भक्षण करने से खुद को मजबूत भी कर सकती है। तुम जितना अधिक भेजते हो, उतना ही अधिक तुम इसकी मदद कर रहे हो। आर्य को कोई सहानुभूति नहीं थी और उसने ऐसा काम किया जैसे इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उच्च पद वालों के कई सदस्य तुरंत नाखुश थे और उनके मंद भाव थे। इससे पहले कि आर्य नकुल शॉ की बात मानता, वह स्कारलेट मून धर्म का एक प्रतिभाशाली था। उसका घमंड भरा भाव दूसरों को गुस्सा दिलाता था। अगर यह इसलिए नहीं होता कि आर्य नकुल शॉ का सेवक था, तो वे शायद पहले ही हमला करके उसे मार चुके होते। बूढ़ा सुमन एक पल के लिए शांत रहा इससे पहले कि वह बोला, क्या भाई शॉ अभी तक जाग गया है? गुरुजी 10 दिन पहले जाग गए थे, वरना मैं खुद से यहाँ नहीं आता। आर्य ने अपने कंधे उचकाए। वह नकुल शॉ की बात मानता था क्योंकि उसकी जान उसके हाथों में थी। उसे किसी और के द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं, सभी समझ गए। आर्य दूसरों की मदद करने वाला कोई नहीं था। तो भाई शॉ पहले ही जाग चुके हैं। वह कब आएंगे? बूढ़े सुमन ने एक सांस छोड़ी। नकुल शॉ को क्लाउड क्षेत्र की स्थिति की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी खेती कर रहे हैं और आधा महीना से 2 महीने बाद आएंगे। आर्य ने भावहीन होकर कहा। क्या भाई शॉ ने कुछ और कहा? बूढ़े सुमन ने पूछा। गुरुजी ने ये कहा, मैं जल्द ही एकांत से बाहर निकलने के बाद क्लाउड क्षेत्र छोड़ दूंगा। आर्य ने जवाब दिया। आर्य की खबर और सपना का आगमन। क्लाउड क्षेत्र छोड़ दूंगा। मौजूद हर कोई हक्का बक्का था। क्या चल रहा था? किसी को पता होना चाहिए था कि ड्रैगन किलिंग गठबंधन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब तक स्कारलेट मून धर्म का गढ़ नष्ट नहीं हो जाता, ये क्लाउड क्षेत्र को धमकाता रहेगा। क्या नकुल शॉ को इतना भरोसा है कि वह आने के बाद गढ़ को नष्ट करने में सक्षम होगा? उच्च पद वालों में से कुछ को असुविधा महसूस हुई। आर्य स्थिर खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे उनके सवाल और संदेह से घृणा महसूस हुई। उसने अपने दिमाग में एक याद को याद किया, नकुल शॉ के जागने और उसकी बाईं आंख से विकिरण होने वाली आभा। आर्य को अब भी पसीना आता था। सभी को हमला नहीं करने के लिए कहो, बूढ़े सुमन ने आदेश दिया। उसने इसे सोचकर कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़े सुमन ने आर्य के भाव में बदलाव को याद नहीं किया। नकुल शॉ की ताकत इस समय के बाद बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन वह इतनी अचानक क्लाउड क्षेत्र क्यों छोड़ देगा? बूढ़े सुमन को हैरानी महसूस हुई। आर्य ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थीं और शांत रहा। पलक झपकते ही कुछ और दिन बीत गए। सौ रेगिस्तान के दूसरी तरफ से 2 तेज आभाएं आईं। मालिक के साथ एक भयानक तलवार की मंशा प्रकट हुई थी। सपना। क्लाउड क्षेत्र में नंबर 1 तलवार खेती करने वाला। क्लाउड क्षेत्र के विशेषज्ञ चिल्लाने में मदद नहीं कर सके। 2 नए आने वालों में से एक सुंदरी थी जो सादे ढंग से कपड़े पहने थी। वह सपना थी। उसके साथ सफेद रंग की महिला थी। धिक्कार है, वह महिला फिर से। आर्य हिचकी। पिछली बार टूटे हुए चांद कुल में इस एल्डर बाई की उसके प्रति हत्या की मंशा थी। अगर यह नकुल शॉ के लिए नहीं होता, तो कौन जानता था कि क्या हुआ होता। स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना। एल्डर बाई का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने सफेद हड्डियों के ढेर को घूर कर देखा और चिल्लाया।
वह वास्तव में 10,000 तलवार कुल की एल्डर होने के योग्य थी कि उसने इस सरणी को तुरंत पहचान लिया। एल्डर बाय, क्या ये सरणी बहुत शक्तिशाली है? सपना की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। संख्या इस सरणी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है और वास्तव में इसकी शक्ति को बढ़ाएगी। इस सरणी को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि एक विशेषज्ञ अंदर दौड़ जाए और सरणी की आंख को नष्ट कर दे। हालांकि अगर इस महल में कोई विशेषज्ञ है तो ये परेशानी भरा होगा। एल्डर बाई का भाव गंभीर था। महल के भीतर एक आभा का झोंका था जिसने एल्डर बाई को असहज और थोड़ा दबाव महसूस कराया। जैसे जैसे समय बीतता गया, महल के सामने अधिक से अधिक कुलीन इकट्ठा हुए। इस समय की अवधि में स्पष्ट रूप से ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने महल की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। बूढ़ा सुमन शांत रहा और हमला नहीं किया। नकुल शॉ का जागना। उसी समय टूटे हुए चांद कुल के भीतर एक गुप्त हॉल में विंग टिल्ड एक नीले बालों वाला युवक की आंखें बंद थीं और उसने ठंडी हवा के छल्ले विकिरण किए। ठंडी हवा के इन छल्लों में एक आत्मा ठंडी करने वाली शक्ति थी। प्रकट हो। एक विंग के साथ उसके हाथ में एक भाला की अर्धपारदर्शी छाया प्रकट हुई। हवा उसके प्रकट होने के साथ कांपती हुई लगी और एक अवर्णनीय ठंडक ने जगह को जमा दिया। ये भयानक आभा सच्चे प्रभु रैंक वालों को सांस लेने में असमर्थ करने के लिए पर्याप्त थी। मैं आखिरकार आइस इंपीरियल भाले की शक्ति का एक झोंका उपयोग कर सकता हूं। मेरी भगवान की आध्यात्मिक आंख में ब्रेक थ्रू से पहले मेरी रक्तरेखा ऐसा नहीं कर सकती थी। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। इस पल में बर्फ नीले भाले की एक छाया उसके हाथ में प्रकट हुई थी। यह आइस इंपीरियल भाले की हूबहू छवि थी। इस ब्रेक थ्रू की खुशी उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख में ब्रेक थ्रू से अधिक थी। आधी सांस बाद श्वा नकुल शॉ के हाथ में पृथ्वी ग्रेड हथियार की छाया गायब हो गई। उसका भाव थोड़ा थका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाईं आंख के आयाम में टपक 1 दर्जन गज चौड़ी एक नीली झील एक दर्पण की तरह शांत थी। नकुल शॉ का दिमाग हिल गया और छोटी झील के केंद्र में एक रहस्यमय भंवर दिखाई दिया। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी बाईं आंख का आयाम अब एक झील के आकार से व्यक्त किया गया था और ये 14-15 गज चौड़ा था। इसके शीर्ष पर वुड स्पिरिट सोल एसेंस के शेष निशान जो नकुल शॉ ने पर्पल सेंट खंडहर में अवशोषित किए थे, उन्हें भी अंदर लिया गया था, वरना झील में पानी इतनी जल्दी ऐसे आकार तक नहीं पहुंचता। नकुल शॉ खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आत्मा किस स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसे पक्का पता था कि यह ल्यूसिफर से अधिक मजबूत था, जो आधा कदम मूल कोर क्षेत्र पर था। विंग टिल्ड। नकुल शॉ ने अपनी बाहें फैलाईं और हवा और बिजली से बने अर्धपारदर्शी पंखों की एक आंख को पकड़ने वाली जोड़ी संघनीकृत हुई। अध्याय 480 कंकाल डिवीजन नेता हुटिल्ड। नकुल शॉ की पीठ के पीछे हवा और बिजली से बने पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। वे धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिसने गरजती हवाएं बुलाईं। आभा का झोंका हॉल से गुजर गया और बाहर की हवा और बिजली युआन क्यूई के साथ गूंज उठा। इस समय में पंख पहले से कहीं अधिक संघनीकृत थे। मेरे पवन बिजली के पंख केवल शुरुआती चरणों में हैं और वर्तमान में केवल उड़ने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। असली पवन बिजली के पंखों में पौराणिक कौशल हैं, जैसे पल भर में 10,000 मील उड़ना, बाहरी दुनिया में उड़ना, अंतरिक्ष से गुजरना। नकुल शॉ के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। उसके दिमाग में पवन बिजली पत्थर की गोलियां ने एक मानसिक ऊर्जा दुनिया बनाई जिसमें बहुत सारी जानकारी थी। हालांकि नकुल शॉ ने पूरी पवन बिजली पत्थर की गोलियां का केवल लगभग $1 ही समझा था। उसकी सच्चे आत्मा के स्रोत के भीतर फीके बैंगनी की एक कभी कभार चमक थी जिसमें हवा और बिजली की सच्चे आत्मा लौ शामिल थी। पारदर्शी, आसमानी, बैंगनी, लाल, सोना। ये पवन बिजली पत्थर की गोलियां में रैंकिंग थे। पवन बिजली हथेली, बिजली विरासत आदि के कारण नकुल शॉ ने आसमानी रंग को अधिकतम तक खेती की थी। उसी समय बाहर से एक आवाज सुनाई दी, अध्याय नेता शॉ, तुमने आखिरकार पूरा कर लिया। हम कनोपी महान देश में कब वापस आएंगे? नकुल शॉ के पवन बिजली के पंखों की आभा ने बाहर वालों को चौंका दिया था। कनोपी महान देश में वापस लौटना। श्वा नकुल शॉ का भाव नहीं बदला क्योंकि पवन बिजली के पंख फीके पड़ गए। एक क्यूब के साथ वह गायब हो गया और बाहर प्रकट हुआ। हॉल के बाहर एक पुरुष और महिला नकुल शॉ के बाएं और दाएं खड़े थे और वे बहुत उम्मीद में लग रहे थे। रूपक, नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ मेरा काम पूरा होते ही मैं कनोपी महान देश में वापस आ जाऊंगा। नकुल शॉ ने धीरे से कहा, ये जिज्ञासु नहीं था कि दोनों यहाँ क्यों थे। जब नकुल शॉ सो रहा था, तो ये 2 प्रतिभाशाली जिन्होंने पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में भाग लिया था, 13 देशों में आए और टूटे हुए चांद
कुल को ढूंढ लिया। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में उनके परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छे थे, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि नकुल शॉ ने उनकी रक्षा की और उनके पवित्र सच्चे ड्रैगन टोकन को बचाया, जिससे वे अंतिम सौ तक टिके रहे। रूपक और नेहा कई महीने पहले अपने संबंधित विरासतों से बाहर आए थे। बेशक वे जिन विरासतों में गए थे वे सामान्य छोटी विरासतें थीं और अपेक्षाकृत सुरक्षित थीं। हालांकि तब भी उनकी खेती और ताकत में तेजी से वृद्धि हुई। यह उनके लिए पूरे महाद्वीप में प्रतिभाओं के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। अध्याय नेता शॉ। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा समाप्त होने के बाद उपकुलपति ने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने लोगों को जांच करने के लिए भेजा। आपकी उपस्थिति में रुचि रखने वाली कुछ सेनाओं से अधिक हैं। रूपक मुस्कुराया और कहा, ये सही है, हम क्लाउड क्षेत्र में आए थे ये देखने के लिए कि क्या हम भाग्यशाली थे और अपने कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में यहाँ होगे। लेकिन अध्याय नेता, तुम हमेशा सो रहे थे या एकांत में थे और हमसे बात भी नहीं की। नेहा ने मुंह फुलाया। अपना कार्य पूरा करो। उपकुलपति को इतना यकीन कैसे है कि मैं विरासत में नहीं मरा? नकुल शॉ ने एक अजीब भाव के साथ पूछा। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन उपकुलपति 6 जादूगर दिव्य ऋषि से मिलने गए और उन्हें कुछ जानकारी मिली होगी। दोनों ने अनिश्चित रूप से अपना सिर हिलाया। 6 जादूगर दिव्य ऋषि। नकुल शॉ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख में एक अजीब सनसनी हुई। ये पहली बार नहीं था जब उसने 6 जादूगर दिव्य ऋषि के बारे में सुना था। जाहिरा तौर पर महारानी माधुरी एक बार 6 जादूगर दिव्य ऋषि की शिष्य थीं। आराम करो, भले ही तुमने मुझे जल्दी नहीं किया होता, मैं कनोपी महान देश में वापस आ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं क्लाउड क्षेत्र के खतरों को साफ करूं। नकुल शॉ ने दोनों को रोक दिया। क्लाउड क्षेत्र इन दोनों के लिए एक वीरान और बंजर जगह थी जो कनोपी महान देश से आए थे। इसमें संसाधनों और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की कमी थी और उनकी खेती की गति बहुत धीमी थी। रूपक और नेहा जितना उन्हें जरूरत थी उससे ज्यादा यहाँ नहीं रहना चाहते थे। दानवी डिवीजन नेता प्रकट होता है। 2 दिन बाद आयरन ड्रैगन देश के वीरान रेगिस्तान में महल के चारों ओर काले कोहरे की परत कमजोर नहीं हुई थी। इसके विपरीत ये और भी दुष्ट और बुरा हो गया। हड्डियों के ढेर महल के चारों ओर ढेर थे। ड्रैगन किलिंग गठबंधन के कई हजार कुलीन ने महल को घेर लिया था, लेकिन तब भी उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। जियांग शू शू टिल्डर टिल्डर टिल्डर। तलवार रोशनी की कई आंख को पकड़ने वाली किरणें महल को घेरने वाले काले कोहरे में काट दी गईं, और उस क्षेत्र के चारों ओर दरारें तुरंत दिखाई दीं। आकाश में सपना और एल्डर बाई ने हमला किया था और स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना को हिला दिया था। एल्डर बाई के हमले एक इंद्रधनुष की तरह सुंदर थे और 10 मील के दायरे में देखे जा सकते थे। यह एल्डर बाई वास्तव में उत्तरी महाद्वीप के नंबर 1 तलवार कुल से आने के योग्य है। उसका कोई भी आकस्मिक हमला अद्वितीय शक्ति शामिल करता है जो क्लाउड क्षेत्र में किसी को भी पार करता है। कोई भी पुराना सच्चे प्रभु रैंक शायद यहां उसका मुकाबला नहीं है। बूढ़े सुमन और कंपनी सहित ड्रैगन किलिंग गठबंधन के उच्च पद वाले एल्डर बाई का सम्मान करते थे। उनमें से कोई भी आत्मविश्वास में नहीं था कि वे उसके एक भी हमले को रोक सकते हैं। वह सपना भी भयानक है। 7 तलवार विरासत में प्रवेश करने के बाद उसकी तलवार मंशा शुरुआती चरण के सच्चे प्रभु रैंक वालों को भी मार सकती है। उसका भविष्य अमापनीय है। शायद वह बाद में तलवार संत पल्लव के स्तर तक पहुंच जाएगी। एल्डर बाई और सपना द्वारा प्रदर्शित शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे ड्रैगन किलिंग गठबंधन केवल देख सकता था। हालांकि स्पिरिट 10,000 मुरझाने वाली सरनी को भक्षण करना कल्पना से अधिक परेशानी भरी थी। हालांकि उनके हमले काले कोहरे के माध्यम से आसानी से टूट सकते थे, टूटे हुए स्थान कुछ सांसों के बाद खुद को ठीक कर लेंगे। जब तक पर्याप्त आदिम क्रिस्टल पत्थर और यहाँ मौत की पर्याप्त हवा है, स्पिरिट 10,000 सरनी ठीक होती रहेगी। आर्य ने ठंडक से दूर से देखा। ये गढ़ स्पष्ट रूप से मौत की हवा से भरा था। कोई देख सकता था कि कितनी हड्डियां थीं। 10,000 तलवारें दिल से छेदना। एल्डर बाई ने अपनी आस्तीन लहराए और तलवार किरणें एक शानदार रोशनी बनाई। इस तलवार की शक्ति ने सूरज और चांद को अपना रंग खो दिया, और देखने वाले विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे उनके दिल छेद दिए गए हों। इस तलवार की शक्ति ने लगभग सच्चे प्रभु रैंक को पार कर लिया है। बूढ़े सुमन का दिल हिल गया। उसने कभी किसी को ऐसी भयानक युद्ध शक्ति के साथ नहीं देखा था, नकुल शॉ सहित। सभी ने तलवार रोशनी की एक शानदार किरण को महल में छेदते हुए देखा। काले कोहरे का एक बड़ा हिस्सा दूर हो गया, जिससे पीछे के कुछ दृश्य प्रकट हुए। 10,000 तलवार तकनीक। कई 100 साल बाद मैं इस तकनीक को फिर से देखता हूँ। क्या ये भाग्य है? महल से एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी।
आवाज बहुत फीकी थी और उसमें एक ठंडक थी। महल के सामने कई हजार विशेषज्ञों के दिल हिल गए। सच्चे आत्मा क्षेत्र पर वाले जो अधिक संवेदनशील थे असुविधा के साथ कांप उठे। कर्कश आवाज में एक भयानक शक्ति थी जो आत्मा से गुजर सकती थी। तुम कौन हो? एल्डर बाई का भाव बदल गया। उसने एक आभा महसूस की जिसने उसे, जो चरम सच्चे प्रभु रैंक पर थी, असहज कर दिया। वो टिल्ड एक मानव आकार का कंकाल अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। उसका शरीर सोने और चांदी के बीच का मिश्रण था और दो गहरे लाल रंग की लौएं उसकी कुल्हाड़ी में उछलती हुई लग रही थीं। रहस्यमय कंकाल ने एल्डर बाई के साथ आंखों का आदान प्रदान किया और बाद वाली ने ऐसा काम किया जैसे उसे मारा गया हो। यह मानसिक ऊर्जा आभा, क्या यह मूल कोर क्षेत्र पर एक संप्रभु है? नहीं, अधिकतम ये केवल आधा कदम मूल कोर क्षेत्र पर हो सकता है, वरना इसे सरनी के पीछे छिपने की जरूरत नहीं होगी। एल्डर बाई की आंखें अनिश्चित रूप से चमकी, लेकिन उसने अंत में एक सांस छोड़ी। जब तक प्रतिद्वंद्वी मूल कोर क्षेत्र पर नहीं था, उसने अपनी चरम सच्चे प्रभु रैंक खेती को देखते हुए किसी भी चुनौती से नहीं डरा। श्वा कंकाल के सामने एक काला झंडा दिखाई दिया जो धीरे से फड़फड़ाया, और इसने सरनी में अंतर को ठीक करना शुरू कर दिया। इसके बारे में सोचना भी मत। एल्डर बाई ठंडी से हंसी और अंतर की ओर हमला करने के लिए सपना के साथ मिलकर काम किया। उन्हें रोक दो, रहस्यमय कंकाल की कर्कश आवाज सुनाई दी। हाँ, डिवीजन नेता। महल के पास कई दर्जन आकृतियां दिखाई दी। इन आभाओं में से सबसे कमजोर चरम सच्चे मानव रैंक पर थी। 3 सबसे मजबूत आभाएं सच्चे प्रभु रैंक पर थीं और वे आकाश में एक पंक्ति में खड़ी थीं। उनमें से एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक मोटा आंकड़ा था। उसका एक हक्का बक्का भाव था और वह भयानक महक रहा था। उपविभाजन नेता बातिए, वह मरा नहीं है। बूढ़े सुमन और कंपनी चौंक गए थे। उपविभाजन नेता बातिए को नकुल शॉ ने बुरी तरह घायल कर दिया था और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। नहीं, वह शायद अब एक जीवित मृत व्यक्ति है। उसे अपनी युद्ध शक्ति को बनाए रखने के लिए एक गुप्त तकनीक के साथ एक भूत लाश में बदल दिया गया है, लेकिन वह केवल 1 या 2 महीने तक जीवित रह सकता है। आर्य ने ठंडक से 3 सच्चे प्रभु रैंक आभाओं को देखा। स्कारलेट मून धर्म का एक उपविभाजन नेता। एल्डर बाई का भाव गंभीर हो गया। उपविभाजन नेता बातिए की खेती चरम सच्चे प्रभु रैंक तक पहुंच गई थी और वह उसके समान स्तर पर था। एक चरम सच्चे प्रभु रैंक को एक भूत लाश में बदलने में सक्षम होना। ये कंकाल स्पष्ट रूप से डिवीजन नेता के स्तर पर है। आर्य की आवाज थोड़ी कांप गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह डर से था या उत्साह से। स्कारलेट मून डिवीजन नेता। ड्रैगन किलिंग गठबंधन के दिल डर और सदमे से कांप उठे। डिवीजन नेता पुराने दिनों में भी स्कारलेट मून धर्म में उच्च पद वाले थे। कई 100 साल बाद उच्च पद का ये सदस्य एक बार फिर प्रकट हुआ। तुच्छ क्लाउड क्षेत्र के लिए ये कितना सदमा था। हु टिल्ड काला कोहरा एक बार फिर दिखाई दिया और कंकाल डिवीजन नेता की आकृति को जलमग्न कर दिया। मारो। उपविभाजन नेता ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी लहराए और एल्डर बाई और सपना की ओर दौड़ पड़ा। बातिए के बाएं और दाएं पर महल प्रभु पुनीत और एक और भूरे रंग का बुजुर्ग था। वे दोनों देर चरण सच्चे प्रभु रैंक पर थे। एक चरम सच्चे प्रभु रैंक, 2 देर चरण सच्चे प्रभु रैंक। ये संयोजन कितना भयानक था। 100 3 सच्चे प्रभु रैंक के पीछे सच्चे आत्मा क्षेत्र पर अतिरिक्त शक्तिशाली आभाएं थीं जिन्होंने खुद को कोहरे में छिपा लिया और महल की रक्षा की। लड़ाई शुरू हो गई थी।